नमस्कार। इस विषय पर वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि इस मुद्दे को मैंने उठाया था और इस चुनाव के बारे में, जिस इलेक्शन के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं, इसे लेकर सोशल मीडिया पर पहल मैंने ही की थी। तो मुझ पर दबाव था कि मुझे इस मुद्दे पर वीडियो जरूर बनाना चाहिए और ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि इस पर वीडियो मैं नहीं, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, कुछ लोगों ने बनाए भी हैं। मैं बात कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव की। आप सब जानते हैं कि जो लोग पार्लियामेंट में गए हैं और पार्लियामेंट के बाहर के आसपास के इलाकों पर घूमे हैं, उन्होंने देखा होगा कि उससे चंद कदम की दूरी पर ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है। इसका ऐतिहासिक महत्व है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और संविधान सभा की बैठकें हुआ करती थी पार्लियामेंट में, तो उसके सभी सदस्यों के लिए जलपान की व्यवस्था और सदन के बाहर जाकर विचार विमर्श करने की, मंत्रणा करने के लिए एक स्थान निर्धारित किया गया था। वो था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। धीरे धीरे ये पार्लियामेंट के जो सभी सांसद हैं उनको इसमें सदस्य बनाया जाता है। इसकी एक फीस होती है, उसे देकर आप लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हैं जब तक भी आप जीवित रहते हैं। अगर आप पूर्व सांसद हैं तो भी आप इसके सदस्य बने रहते हैं, क्लब के मेंबर बने रहते हैं। जो वर्तमान सांसद हैं वो तो इसके मेंबर होते ही हैं, यानी कि सिर्फ सांसदों का ये इंस्टीट्यूशन है। इस तरीके से आज की तारीख में बहुत सारे लोग समय समय पर इसमें गए भी होंगे। बड़े बड़े बुक लॉन्च होते हैं और पिछले 20-25 साल में इसको एकदम नया रूप मिला है और ये बहुत भव्य और शानदार बन गया है। इसमें कई अलग अलग साइज के जो हैं वो कक्ष हैं। कई जगह के इसमें किचन, डाइनिंग हॉल, मीटिंग हॉल, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, बहुत सारी स्ट्रक्चर इसमें बनी है। और इसके लिए जो इसके प्रशासनिक सचिव हैं पिछले 20-25 साल से, राजीव प्रताप रूडी, उनका पूरा श्रेय इसको दिया जाएगा। मेरे ध्यान है कि राजीव प्रताप रूडी ने बीसीसीआई से, जब उसके सचिव जो है जय शाह थे, अमित शाह के बेटे, उनसे उन्होंने 3 या 4 करोड़ रुपए डोनेशन के लिए लिए थे और उसमें इसको काफ़ी रिनोवेट कराया गया था। आप जब भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके लिए वैसे तो कोई खास बॉडी हुआ नहीं करती थी। 90 के दशक तक इसमें जो सरकार के द्वारा या लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के जो सभापति हैं, उनके द्वारा नामित लोग ही इसके पदाधिकारी हुआ करते थे और ये सरकार द्वारा फंडेड, सरकार द्वारा एडेड एक बॉडी है। लेकिन 98-99 में जब अटल जी की सरकार थी तो राजीव प्रताप रूडी उस समय मंत्री भी थे और प्रभावशाली मंत्री थे। तो एक विजन कमेटी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के लिए। उस विजन कमेटी के सचिव बनाए गए थे राजीव प्रताप रूडी, एडमिनिस्ट्रेटिव सचिव। फिर उसके बाद राजीव प्रताप रूडी ने एक सिस्टम बनाया कि इसमें साहब चुनाव हुआ करेगा, सभी सदस्य इसमें वोट डाल सकते हैं। एक बॉडी होगी, खेल की अलग बॉडी होगी, कल्चरल एक्टिविटीज़ की अलग होगी, सब सांसद ही उसके पदाधिकारी होंगे और बाकायदा एक पैनल बनेगा जो इसे चलाएगा। ये बड़ा अच्छा व्यवस्था उन्होंने कराई। लेकिन हुआ ये कि 2009 में ये सिस्टम लागू हुआ, फिर 2014 में भी 5 साल के लिए बॉडी बनती है, फिर उसके बाद 2014 में, 2019 में, हर बार राजीव प्रताप रूडी निर्विरोध चुनाव ये जीतते रहे। चुनाव हुआ ही नहीं, कोई सामने आया भी नहीं। बीच में चर्चा आई थी कि जयप्रकाश अग्रवाल इसका चुनाव लड़े, लेकिन उसका कुछ मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला। जो कांग्रेस के सांसद रहे हैं दिल्ली से, चांदनी चौक से, आप सब जानते हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे, वो भी इसका चुनाव लड़े, लेकिन उसका कुछ विवरण मुझे मिल नहीं पाया कि उनके चुनाव का हुआ क्या था। लेकिन मोटा मोटी यही है कि राजीव प्रताप रूडी और उनका जो पैनल है वही 20-25 साल से इसको चला रहा था। तो इस बार ये हुआ कि चुनाव हो रहा था और चुनाव के साथ साथ ये भी किया गया कि साहब चुनाव डिक्लेयर होगा। अभी ये जो मानसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, इसी में तय किया गया कि 12 अगस्त को इसका मतदान होगा और नामांकन की जो आखिरी तारीख थी उसी दिन पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने भी इसके लिए प्रशासनिक सचिव के पद के लिए पर्चा भर दिया। कुछ लोगों का यह कहना है कि संजीव बालियान की वहाँ पर किसी स्टाफ के साथ और वहाँ के जो कुछ प्रबंधन से जुड़े हुए लोग थे उनके साथ कुछ अनबन हो गई थी और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि भाई मैं भी पूर्व सांसद हूँ और मुझे ये चुनाव लड़ने का हक है और वो मैदान में उतर पड़े। अब आप समझ लीजिए कि इस चुनाव को लेकर
संजीव बालियान के मैदान में उतर जाने से ये चुनाव ऐसा हो गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को लोग भूल गए। लोग ये भूल गए कि जगदीप धनखड़ जो है उन्होंने उपराष्ट्रपति पद छोड़ दिया है, उन्हें हटाया गया है और उसकी जगह नए उपराष्ट्रपति बनाए जाने हैं। उसका चुनाव 9 सितंबर को होना है। कौन उसका उम्मीदवार होगा, विपक्ष की क्या रणनीति होगी, ये सब नेपथ्य में चले गए, पीछे चले गए और सुर्खियों में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का ये चुनाव। बीजेपी के कुछ खास लोगों ने, जो इस समय बीजेपी में प्रमुख लोग हैं, उन लोगों ने संजीव बालियान का समर्थन किया, जैसे कि निशिकांत दुबे हैं, भोला सिंह हैं, कई और सांसद हैं, सतीश गौतम हैं अलीगढ़ वाले, और बहुत सारे सांसद हैं, स्मृति ईरानी। इन सब लोगों ने फैसला किया कि हम संजीव बालियान को सपोर्ट करेंगे। और इनका एक लॉजिक ये था कि साहब यहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उसमें आईएएस और आईपीएस लोगों का बोलबाला हो गया है, उन्हीं के कार्यक्रम यहां पर होते रहते हैं और सांसदों ने यहां पर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। और ये एक हकीकत भी है। इस जगह से लोग ये बताते हैं कि राम मनोहर लोहिया साहब, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर साहब, ये सब लोग बैठ के किया करते थे यहां पर, और बड़ा देश के लिए बड़ा मूवमेंट शुरू करने की बात होती थी और यहां पर डिबेट चलती थी, चर्चाएं हुआ करती थी। इसके अलावा इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो अन्ना हजारे वाला और ये सब जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, इसकी भी पहली बैठकें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ही हुई थी। और बताऊं मैं आपको, मायावती ने भी अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत यहीं की थी। लोग बताते हैं कि उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में की थी। तो ये एक बहुत बड़ा सेंटर है। लेकिन लोगों का ये मानना था, भाजपा में जो इस समय खासतौर से सत्ताधारी पार्टी में जो लोग हैं सांसद, उनका ये मानना था कि पिछले 20-25 साल में इसमें सांसदों का प्रतिनिधित्व, सांसदों का बोलबाला उनकी से कम हुई है और इसमें आईएएस और आईपीएस लॉबी ज़्यादा हावी हुई है। अफसर लोग ही इसमें ज़्यादातर बैठे हुए शाम को नजर आते हैं। ये सारी चीज़ें चलने लगी, लामबंदी शुरू हुई। डॉक्टर संजीव बालियान के समर्थन में पार्लियामेंट के भीतर प्रचार करना शुरू किया। संजीव बालियान भी रोजाना पार्लियामेंट जाने लगे, वोट मांगने लगे। राजीव प्रताप रूडी को भी ये लगा कि यार इस बार लगता है कि चुनाव होगा, क्योंकि वोटिंग तो होनी थी, उन्हें भी मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन राजीव प्रताप रूडी हैं पुराने दिग्गज। राजीव प्रताप रूडी के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं कि वो अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, कल्याण सिंह उस दौर के नेता हैं। अटल जी की सरकार में वो मंत्री भी थे और विधायक भी रहे हैं। बिहार में 1995 से शायद या 90 या 95 से लगातार विधायक और सांसद रहते आए हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कोई चुनाव हारे हों। राजसी परिवार से आते हैं, पायलट भी हैं, हाई प्रोफाइल हैं। दिल्ली में उनकी अच्छी घुसपैठ है। दिल्ली का जो लुटियंस का खास इलाका है, वहाँ पर जितनी भी एलिट क्लास है उन सब के साथ उनकी उठबैठ है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लगातार 25 साल से प्रशासनिक सचिव हैं, तो इस वजह से उनका दबदबा सभी क्षेत्रों में और सभी पार्टियों के लोगों के साथ उनके संबंध थे। लेकिन संजीव बालियान अकेले चुनाव लड़ रहे थे। अब चुनाव में यह हुआ कि एक पैनल होता है, राजीव प्रताप रूडी पूरे पैनल के साथ चुनाव लड़ रहे थे और उनके पैनल में डीएमके के तिरुचु सीवा, राजीव शुक्ला कांग्रेस के, कलिकेश सिंह देव जो बीजू जनता दल के सांसद रहे हैं, युवा सांसद हैं, प्रदीप गांधी, कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा, बीजेपी के नवीन जिंदल, समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव, ये सब लोग उनके इस पैनल में शामिल थे। तो इस तरीके से एक तरीके से हुआ ये कि संजीव बालियान के साथ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के जो वर्तमान सांसद हैं, पिछले जो 2-3 योजनाओं में सांसद बने हैं, जब से अमित शाह और मोदी का काल शुरू हुआ, उसी समय से जो लोग सांसद बने वो सब संजीव बालियान के साथ थे। और इन सब की वजह से, हुड्डा की वजह से, राजीव शुक्ला की वजह से, अक्षय यादव की वजह से सपा, टीएमसी, कांग्रेस, ये सब लामबंद हो गए राजीव प्रताप रूडी की तरफ। राजीव प्रताप रूडी सज्जन आदमी हैं, पुराने व्यक्ति हैं, उनके संबंध सभी से बढ़िया हैं। और इसके लिए हुआ ये कि वोटिंग होगा। और आप सब लोग जानते हैं कि आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, राजीव प्रताप रूडी की स्थिति बीजेपी में ऐसी ही है जैसे कि कांग्रेस में शशि थरूर की। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो उनको स्किल डेवलपमेंट वाला एक नया विभाग दिया गया था, जिसे आजकल जयंत चौधरी देखते हैं।
और 2014 में मंत्री बने थे राजीव प्रताप रूडी, लेकिन अगस्त या जुलाई 2017 में इनको हटा दिया गया था। और उस समय राजीव प्रताप रूडी ने एक बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि मुझे नहीं पता कि मुझे ये विभाग इसलिए दिया गया था कि लोगों को नौकरियां दिलवानी है, मुझे तो ऐसा लगा कि इस विभाग के माध्यम से हमें लोगों को स्किल्ड करना है, युवाओं को स्किल्ड करना है। और तभी से एक ऐसा मैसेज गया कि राजीव प्रताप रूडी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो टीम है उससे बाहर हो गए। और फिर इसके बाद 2019 और 24 उसमें भी उनको नहीं बनाया गया मंत्री। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही एक वरिष्ठ पत्रकार की बुक लॉन्च थी, उसमें मैंने राजीव प्रताप रूडी को यह कहते हुए सुना था कि मेरा जो राजनीति में होना था वो हो चुका, अब मेरा ये अंतिम है पॉलिटिकल करियर में। हालांकि ये बात 2024 से पहले की थी। उस समय लोगों को लगा था कि शायद 2024 में इनको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन टिकट मिला और जीते, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बेटी को इन्होंने चुनाव हराया। लेकिन इसके बावजूद भी ये मंत्री नहीं बनाए गए। बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का कल वोटिंग हुआ उसके लिए। इसमें लगभग 1295, जो मेरे पास डिटेल है, 1295 वर्तमान और पूर्व सांसद इस समय इसके मेंबर है। कुछ का निधन हो चुका है, तो 1295 इस समय एग्जिस्ट करते हैं। इसमें से 707 वोट पड़े और 679 जो थे वो तो पर्सनली लोगों ने आकर डाले, वर्तमान सांसदों ने और पूर्व सांसदों ने, और 38 ने पोस्टल बैलेट से अपने वोट भेज दिए। अब यहां पर एक पेच है कि ये जो पोस्टल बैलेट से वोट आने थे ये सारे के सारे नामांकन के दिन तक ही आ गए थे, उसी तक वैलिड थे। और संजीव बालियान ने अंतिम दिन मतदान इसके लिए अपना नामांकन किया, तो इस तरीके से पोस्टल बैलेट तो उन्हें एक भी नहीं मिला, सब राजीव प्रताप रूडी के थे। और 60% के करीब मतदान हुआ और इसमें राजीव प्रताप रूडी को 392 और संजीव बालियान को 290 वोट मिले, यानी कि 102 वोटों से राजीव प्रताप रूडी जीत गए। और वोट डालने के लिए देखिए अमित शाह, जेपी नड्डा, खड़गे जी, सोनिया गांधी, कंगना रनौत, बांसुरी स्वराज, मनोज तिवारी, अनुराग ठाकुर, कनिमोझी, प्रियंका चतुर्वेदी, जया बच्चन, उन्होंने तो एक पत्रकार को धक्का देकर यहां पर बवाल भी कर दिया था। तो इस तरीके से ये सब लोग वोट डालने आए और देर शाम तक वोटिंग हुई। रात 2 बजे, यानी कि आप समझ लीजिए कि मंगलवार और बुधवार की जो दरमियानी रात है उसमें रात 2 बजे ये चुनाव का रिजल्ट आया। अब आप समझ सकते हैं कि सारा मीडिया इस पर फोकस्ड था और इस पर एक महत्वपूर्ण दृष्टि, राजनीतिक दृष्टि से यह भी था कि राजीव प्रताप रूडी को सारा विपक्ष सपोर्ट कर रहा था। देखिए मजे का खेल देखिए, अमित शाह का नाम आते ही कि साहब संजीव बालियान है अमित शाह का आदमी और राजीव प्रताप रूडी है वो जो है अमित शाह और मोदी की टीम से बाहर हैं, तो सारा का सारा विपक्ष लामबंद हो गया। अमित शाह को तो इस बात की बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने सोनिया गांधी और खड़गे को, जया बच्चन को, इन सब लोगों को मजबूर कर दिया, डिंपल यादव को, इन सब लोगों को मजबूर कर दिया कि वो बीजेपी के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी को वोट दें। अब देखिए दोनों में से किसी को भी देते, दोनों बीजेपी के थे, लेकिन आप देखिए कि अमित शाह का नाम संजीव बालियान से जुड़ा तो सारे के सारे विपक्षी राजीव प्रताप रूडी को अपना प्रत्याशी मानने लगे। कांग्रेस के कुछ लोगों का तो कहना है कि पार्लियामेंट में एक दिन राहुल गांधी उनसे आते जाते मिले थे राजीव प्रताप रूडी को, तो राजीव प्रताप रूडी से राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि आप कोई क्लब का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था हाँ लड़ तो रहा हूं, तो उन्होंने कहा डोंट वरी। तो एक तरीके से राहुल गांधी ने यह मैसेज दिया था कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि अमित शाह दूसरी लॉबी के साथ हैं। देखिए कितना दिलचस्प ये चुनाव था। बहरहाल चुनाव हो गया। बीजेपी में कुछ लोगों का यह मानना है कि इस चुनाव को टाला जाना चाहिए था, क्योंकि दोनों ही बीजेपी के प्रत्याशी थे। हालांकि मुझे इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता, बढ़िया चुनाव हुआ, दिलचस्प चुनाव हुआ, इससे कुछ ऐसा नहीं है कि बीजेपी में कोई बंटवारा हो गया। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से ठीक पहले विपक्ष को एक मुद्दे पर लामबंद होने का मौका मिल गया। अगर इस चुनाव को टाला जाता तो उपराष्ट्रपति चुनाव पर शायद इसका असर ना पड़ता, लेकिन अब पड़ सकता है। अब तक विपक्ष ये सोच रहा था कि हम अपना प्रत्याशी उतारें या नहीं,
लेकिन अब हो सकता है कि विपक्ष अपना प्रत्याशी उतारने के बारे में भी सोचे। हालांकि ये मैं मानता नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव का असर वैसा होगा, क्योंकि आंकड़े सदन के भीतर बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में हैं, एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस चुनाव ने बहुत सारी समीकरणों को बदला है। जो राजीव प्रताप रूडी को समर्थन कर रही थी, वो एक कहा जा रहा है कि इसमें ठाकुर लॉबी भी शामिल हो गई थी, जिसने बीजेपी के बायकॉट की मुहिम चलाई थी। और ये बताया जाता है कि ये मुहिम बिहार के चुनाव में भी चलाए जाने की पूरी चर्चाएं हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह और अनुराग ठाकुर, ये सारा जो गुट था ये राजीव प्रताप रूडी के साथ रहा। और अब आप देख सकते हैं कि संजीव बालियान के साथ तो निशिकांत दुबे वगैरह थे। निशिकांत दुबे ने तो दावा भी किया था कि संजीव बालियान जीत रहे हैं, और उन्होंने ही, निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि राजीव प्रताप रूडी जी को बधाई, लेकिन संजीव बालियान ने चुनाव बढ़िया लड़ा, हम सब उनके साथ थे, हम यहाँ बदलाव चाहते थे, बदलाव होगा या नहीं ये आने वाला समय बताएगा। संजीव बालियान के बयान मैंने देखे मीडिया वालों से और कुछ अखबारों में भी छपे हैं। उन्होंने कहा कि राजीव प्रताप रूडी की विपक्षी दलों से ज़्यादा करीबी थी, वो विपक्षियों के वोट मुझे नहीं मिले, मेरे से शायद विपक्षी दलों की दुश्मनी थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, संजीव बालियान ने, कि ये जो चुनाव था ये कोई राजनीतिक चुनाव नहीं था, ये केवल एक सांसदों का जो एक होता है ना, एक फ्रेंडली फाइट, उस टाइप का चुनाव था। लेकिन दोस्तों, इस चुनाव ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कि आज की स्थिति में पार्टी किस तरीके से बीजेपी चल रही है। बीजेपी का एक बड़ा धड़ा अमित शाह के साथ है और एक असंतुष्ट टाइप का धड़ा, जैसे कि अनुराग ठाकुर की बात करें, अनुराग ठाकुर को मंत्री नहीं बनाया मोदी जी ने, पिछली बार भी उनको हटा दिया गया था। या राज्यवर्धन राठौड़, पूर्व सांसद और जो इस समय मंत्री हैं राजस्थान के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पिछली बार मोदी जी ने बीच में हटाया था। वो सब धड़ा कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर असंतुष्ट नजर आता है, और यही वजह है कि वो सब लोग राजीव प्रताप रूडी के साथ सिंपैथी रखते हुए उनके साथ चले गए। लेकिन इस चुनाव को यहीं तक बीजेपी को सीमित रखना चाहिए। अब इससे आगे बीजेपी को इस चुनाव में और घुसना नहीं चाहिए, वरना रायता फैलने के पूरे आसार मुझे तो नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अमित शाह के नाम पर, अमित शाह के मैदान में उतरने से इतना तो स्पष्ट हो गया कि खड़गे जी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सब लोग अमित शाह से डरते कितना हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।